अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमारा ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन क्यों चल रहा है और हमारे देश के लिए योग आयुर्वेद क्यों जरूरी है। थोड़ा सा आंकड़ों के साथ, डाटा के साथ बातचीत करेंगे ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि देखिए, अभी अगर हम देश की बात करें तो देश में 100 साल पहले जितने हॉस्पिटल थे, अभी हॉस्पिटल की संख्या बढ़ी है या कम हुई है? 100 साल पहले जितने डॉक्टर थे उससे संख्या बढ़ी है या कम हुई है? जितनी नर्सें थे वो नर्सों की संख्या बढ़ी है या कम हुई है? बेड की संख्या बढ़ी है या कम हुई है? 100 साल पहले जितनी दवाइयां भारत में बिकती थी, अभी उन दवाइयों की संख्या कम हुई है या बढ़ी है? 50 साल पहले जितनी दवाएं बिकती थी उससे भी बढ़ी है। आपके गली मोहल्ले और कस्बे में आप ध्यान करो, हमारा गांव एक बड़ा गांव है, शहर के पास है 17 किलोमीटर दूर, और आसपास के 50 गांवों के लोग हमारे गांव में आते थे सामान लेने के लिए। लेकिन हमारे गांव में एक भी केमिस्ट की दुकान नहीं थी, केवल एक डॉक्टर था, वो खुद दवा देता था। आज से 20 साल पहले तक केमिस्ट की कोई दुकान गांव में नहीं थी, और अभी हमारे गांव में 20 केमिस्ट की दुकानें हैं, दवाई की दुकानें। मुझे याद आता है कि 1995 में मुझे मलेरिया हो गया तो मैं टेस्ट करवाने के लिए 20 किलोमीटर दूर गया, तब पता लगा कि मलेरिया हुआ है। हमारे गांव में कोई लैब नहीं थी, खून टेस्ट नहीं होता था, किसी को जरूरत नहीं पड़ती थी, और ये 25-30 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। आज हमारे गांव में पैथ लैब के नाम पर 10 से ज्यादा लेबोरेटरी बनी हुई है, छोटी छोटी, शहर से जुड़ी हुई। लेकिन आज गांव में हम देखते हैं 20 साल 30 साल पहले बीपी शुगर के जितने मरीज थे, हार्ट अटैक तो कभी कभी किसी को होता था। हमें 6ठी 7वीं कक्षा में याद आता है कि हमारा एक हेडमास्टर था, उसके बारे में कहा कि उसको हार्ट अटैक हो गया। अब ये जो हार्ट अटैक है ये हमें समझ नहीं आता था, तो गांव के अंदर क्या कहते थे? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को शॉर्ट में हार्ट अटैक। अब ये हार्ट अटैक हमें पता नहीं था कि क्या होता है, और वो मास्टर था, वो 60 साल का था, उसको हार्ट अटैक हुआ था। आज 20-20 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं या नहीं हो रहे? बीपी शुगर हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमारे पूर्वज जितने स्वस्थ थे, क्या हम उतने स्वस्थ हैं? उन्होंने कभी टीका नहीं लगवाया। आपको अभी भी गांव में ऐसे लोग मिल जाएंगे ना जो कहेंगे कि जिंदगी में हमने कभी कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया, हमने कभी कोई गोली नहीं खाई। ऐसे भी लोग आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते, कि मैंने तो आज तक अंग्रेजी की एक भी गोली नहीं खाई है। लेकिन आज के 20 साल बाद ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि कोई एक भी व्यक्ति मिलेगा जो कहेगा कि मैंने खून टेस्ट नहीं करवाया और मैंने गोली नहीं खाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, अगर यह मेडिकल साइंस ठीक होता, अगर यह रिसर्च ठीक होती, अगर यह दवाएं ठीक होती, अगर ये डॉक्टर ठीक होते, तो मरीजों की संख्या कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? कम होनी चाहिए ना। और अगर ये बढ़ रही है तो इसका मतलब इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला है, और घोटाला यही है, ये जितनी दवाएं हैं ये आदमी को ठीक करने का काम कम करती हैं, ये सारी दवाएं आदमी को बीमार करने का काम ज्यादा करती हैं। जितने डॉक्टर हैं वो ठीक करने का काम कम करते हैं, बीमार करने का काम ज्यादा करते हैं। ये जितना एलोपैथी का तंत्र है, ये एलोपैथी का तंत्र बीमार पैदा करने का तंत्र है। एलोपैथी में व्यक्ति स्वास्थ्य नहीं ढूंढता, व्यक्ति बीमारी ढूंढता है। जब ब्लड टेस्ट किया जाता है तो रोग ढूंढा जाता है, और बहुत बार आपको ऐसा लगता होगा कि सारे टेस्ट करवा लिए, आप बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले गए और उसने सारे टेस्ट करके कहा कि कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपका काम करने का मन नहीं करता, आपका सोने का मन नहीं करता, आपको भूख नहीं लगती, आपका पेट साफ नहीं होता, आपका चित्त प्रसन्न नहीं है, और डॉक्टर कहेगा कि आप ठीक हैं हमारे मापदंड के अनुसार, और आप कहते हैं कि मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसका मतलब ये सारा मेडिकल साइंस फेल साइंस है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आपके मन में हॉस्पिटल की छवि आ रही होगी, आपको लग रहा होगा कि एलोपैथी के बिना कैसे काम चल सकता है। यह हिंदुस्तान 1,96,08,53,000 वर्षों से चल रहा था, यह एलोपैथी केवल 200 साल पहले आई है।
उससे पहले भी लोग रहते थे, उससे पहले भी युद्ध होते थे, उससे पहले भी लोगों के ऑपरेशन होते थे, उससे पहले भी लोगों के साथ इमरजेंसी होती थी, उससे पहले भी लोग बीमार होते थे, लेकिन वो सब आयुर्वेद के रास्ते से अपने आप को ठीक करते थे। अगर स्वास्थ्य केवल एलोपैथी से मिलता तो हमारे यहां 80 किलो का भाला उठाने वाले महाराणा प्रताप नहीं होते। होते क्या? 2-2 बैलों को पकड़कर रोकने वाले महर्षि दयानंद नहीं होते, और हाथी को भी पैरों से पकड़कर उछालने वाले भीम जैसे महारथी हमारे देश में नहीं होते, अगर बिना वैक्सीन और एलोपैथी के स्वास्थ्य मिलता तो। ठीक है या गलत है? तो ये सारा तंत्र झूठ का, ढोंग का, आडंबर का, पाखंड का तंत्र है। अभी आपको ऐसा लगेगा कि यदि हॉस्पिटल बंद कर दें, हार्ट अटैक आ गया तो क्या करेंगे? मैं कहता हूं अगर हॉस्पिटल बंद करके एलोपैथी की दवाएं बंद कर दी जाएं और डिब्बा बंद चीनी और डालडा घी के ऊपर बैन लगा दिया जाए तो हार्ट अटैक आएगा ही नहीं। हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? क्योंकि सब डिब्बा बंद खा रहे हैं, और जितना हम डिब्बा बंद खाएंगे उतना बीमार ज्यादा हो जाएंगे। अगर हमारे पूर्वज डिब्बा बंद नहीं खाते थे, हमारे दादा नाना का जैसा खाना था, वो खाना पीना जिस दिन हम शुरू कर देंगे, हमारी सेहत भी वैसी ही हो जाएगी। क्योंकि हमें डिब्बा बंद पहले खिलाया जाता, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आएगा, पिज्जा आएगा, फिर पिज्जा खिलाया जाएगा, फिर कोल्ड ड्रिंक आएगी, फिर कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाएगी, उसके बाद जूसीज आएंगे, वो पिलाए जाएंगे, और ये सब देखिए मोटा सा हर डिब्बा बंद चीज जहर है। खाने पीने की हर डिब्बा बंद चीज जहर है। महर्षि चरक कितने बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने हजारों साल पहले लिखा कि किसी ने यदि नया अनाज भी खाया तो उसको डायबिटीज होगी। पुराने जमाने को छोड़ दो, 30-40 साल पहले हमारे पूर्वज गेहूं निकलता था, चावल निकलता था, तो उसको तत्काल खाते थे या पुराना करके खाते थे? और आज हम जो थैली खरीद कर लाते हैं उसकी गारंटी है वो नहीं होगी, पुरानी होगी, या उसके अंदर जहर मिला होगा। पुराना अनाज कोई खाएगा तो उसको डायबिटीज होने की संभावना कम हो जाती है, नया अनाज खाएगा तो व्यक्ति के डायबिटीज होने की संभावना होती है। यह आज से 10 लाख साल पहले महर्षि चरक ने लिखा है। अब उन्होंने क्या रिसर्च की होगी आप कल्पना करके देखिए। लेकिन आज का वैज्ञानिक कोई चाहे तो नए और पुराने अनाज में फर्क क्या होता है उसके बारे में जानकारी नहीं कर सकता। महर्षि चरक इतने बड़े विद्वान थे, आपने कुछ खाया, उसकी अभी फूड पॉइजनिंग हो गई, तत्काल का इफेक्ट तो मॉडर्न मेडिकल साइंस देख सकता है, लेकिन आपने जो खाया उसका जो रस बना, उसका जो रक्त बना, उससे अस्थि बनी, उससे मज्जा बना, उससे वीर्य बना, उस स्तर पर 84 दिन बाद उसका क्या प्रभाव होगा, यह हर चीज के बारे में आचार्य चरक ने 10 लाख साल पहले लिखा है, जिसको आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं कि उसका विपाक कैसा होगा, मतलब उसका रस रक्त बनेगा तो उस रक्त के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा चीज का, यह बोला है। अभी तक मॉडर्न मेडिकल साइंस केवल किसी पदार्थ को, खाने वाली चीज को 4 चीजों में तोलता है। इसके अंदर फैट कितनी है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना है, इसके अंदर प्रोटीन कितना है, इसके अंदर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट कितने हैं, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, के, इसी में सब तोलता है। लेकिन उस पदार्थ की तासीर क्या होगी, क्या मॉडर्न मेडिकल साइंस जानता है? आप किसी अच्छे से अच्छे डाइटिशियन से या एमबीबीएस एमडी डॉक्टर से पूछ लीजिए कि शाम को यदि हमने मूली खा ली तो इसका कोई बैड इफेक्ट होगा क्या, उसका साइंस कहेगा कि इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और आपके घर में एक आध घटना हुई होगी जब शाम को किसी ने मूली खाई होगी, गोभी की सब्जी खाई होगी और रात भर उसको नींद नहीं आई होगी, होगा या नहीं होगा? हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले बताया या नहीं बताया कि मूली भी खानी है तो कब खानी है? हमने केवल पदार्थ के गुणों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के रूप में नहीं देखा, हमने पदार्थ के गुणों को उसके बाद के प्रभाव के रूप में देखा है, और इतनी डिटेलिंग दी है कि यह चीज खानी है तो किसके साथ खानी है, किसके साथ नहीं खानी, और यह चीज खानी है तो किस समय खानी है, कहा है कि नहीं कहा गया। तो हमारा साइंस कितना ऊपर रहा होगा आप कल्पना करके देखिए।
मैंने प्रातःकाल एक बात कही ना कि आचार्य चरक ने एक जगह लिखा है आम्ल की वै स्थापनम, अर्थात आंवला यौवन की स्थापना करता है, अर्थात आंवला बुढ़ापा रोकता है, अर्थात आंवला एक एक कोशिका को जवान बनाता है, अर्थात आंवला एक एक सेल को हेल्दी रख के उसके फंक्शन को ठीक करके शरीर को युवा बनाकर रखता है। ये महर्षि चरक की इस एक लाइन का अर्थ है या नहीं है? अब सेल की, कोशिका की, आंवले के अंदर विटामिन सी होता है, आंवले के अंदर जो चीजें होती हैं उन सब की खोज तो पिछले 100 सालों में हुई है। 300 सालों में पूरी एलोपैथी बनी है। 300 साल पहले ऑक्सीजन की खोज हुई, 300 साल के अंदर कोशिका की खोज हुई, 100-125 साल पहले ब्लड ग्रुप की खोज हुई, 70-80 साल पहले विटामिन की खोज हुई, 40-50 साल पहले डीएनए की खोज हुई, और ये डीएनए के अंदर आरएनए और डीएनए के अंदर जितने जीन्स हैं इनके ऊपर खोज अभी चल रही है, पूरी नहीं हुई है। तो ये सारा ज्ञान तो 100-200 साल पहले का है, माइक्रोस्कोप के आने के बाद का। उससे पहले चरक के अंदर कौन सी बुद्धि थी, उसके पास कौन सी लैब थी, उसके पास कौन सा कंप्यूटर था, उसके पास कौन सा माइक्रोस्कोप था कि उसने लाखों साल पहले कह दिया कि आम्ल की वै स्थापनम। है ना गहरी बात? आपने थोड़ा सा भी साइंस पढ़ा है तो एक बार सोच के देखिए। मैंने जो कल टिप्पणी की ना कि मैं महर्षि चरक और सुश्रुत की एक एक बात को सच मानता हूं, तो मैंने अंधा होकर नहीं की। मैंने तर्क, तथ्य और प्रमाण के आधार पर जो गुरु का आदेश है उसकी कसौटी पर कसने के बाद ये टिप्पणी की, उसके बिना नहीं करता मैं। हो सकता है गलत लिखा हो सकता है कुछ मिलावट हो, लेकिन महर्षि चरक इतने बड़े डॉक्टर थे। आज का जितना मेडिकल साइंस है, मैंने एक टिप्पणी और की थी, आपको ध्यान हो तो, वो मेडिकल साइंस महर्षि चरक के नाखून के बराबर नहीं है, और मैं अपनी बात के ऊपर दृढ़ हूं। सारी रिसर्च को देखने के बाद पूरी दुनिया की न्यूज आती है ना, उसके बाद भी मैं कहता हूं कि उनके नाखून के बराबर नहीं है। ऐसा हमारा ज्ञान विज्ञान रहा है। अभी आज के समय जो भारत की स्थिति है, उस आज के समय की भारत की स्थिति में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप एयरपोर्ट के बाहर खड़े हो जाओ। एयरपोर्ट से तो सारे अमीर व्यक्ति निकलते हैं ना, गरीब तो कोई नहीं निकलता। गरीब बीमार हो समझ आता है, लेकिन जितने अमीर व्यक्ति हैं, आपको एयरपोर्ट के बाहर 100 व्यक्ति निकलेंगे तो 100 में से 90 आपको बीमार मिलेंगे कि ठीक मिलेंगे? बीमार मिलेंगे ना। तो इसका मतलब भारत तो जब से एलोपैथी का प्रयोग कर रहा है तब से बीमार होता जा रहा है। अभी मैं अगर भारत की बात करूं तो भारत में टीबी के 40 करोड़ लोगों में जीवाणु हैं जो कभी भी टीबी बन सकती हैं। 23 लाख नए रोगी हर साल टीबी के भारत में आ जाते हैं। भारत के अंदर 7 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, जो आने वाले 10-15 सालों में 15 करोड़ लोगों को हो जाएगी। भारत के अंदर 2005 में 4 करोड़ दिल के मरीज थे, जो अभी आज के दिन 7-8 करोड़ से भी ज्यादा हैं जो डायग्नोज हो चुके, और देखा जाए तो बहुत से लोगों की आर्टरीज और नस नाड़ियां खराब मिलेंगी। ये तो कोरोना से पहले की बात की। कोरोना की वैक्सीन जिसने लगवाई उसके अंदर क्या खराबी आई होगी ये भगवान जानता है, किसी को नहीं पता। बीपी, शहर में हर चौथे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है, जो बड़ा व्यक्ति है, वयस्क व्यक्ति है या नहीं है? और गांव में हर 10वें व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की बीमारी है या नहीं है? थायराइड की बात करें तो हर 10 में से 1 व्यक्ति को थायराइड है। अगर कैंसर की बात करें तो भारत के अंदर 30 से 40 लाख लोगों को कैंसर है। 10 लाख हर साल कैंसर के नए मरीज पैदा हो जाते हैं। और ये कैंसर 100-200 साल पहले होता था क्या? मिलता था कोई कैंसर का मरीज? 100-200 साल की बात छोड़ दीजिए, 25-30 साल पहले भी कैंसर कोई व्यक्ति को होता था। और आज आपकी नजदीकी रिश्तेदारियों में, चाचा ताऊ में, बुआ फूफा में आपको कोई ना कोई कैंसर का मरीज है या नहीं है? तो संख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? हमें सर्वे करवाने की जरूरत नहीं, हमारे घर से हमें पता लग जाएगा। अगर हम दमा की बात करें तो 2.5-3 करोड़ लोगों को तो सीधा सीधा दमा अस्थमा है, और करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको सांस की कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी है। अगर हम जोड़ों के दर्द की बात करें
तो भारत में 16 करोड़ लोगों को जोड़ों में दर्द है, जिनको रात को ठीक से नींद नहीं आती। और आप जैसे मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके कभी कमर में दर्द हो जाता है, कभी गर्दन में दर्द हो जाता है। ऐसे लोगों की संख्या भी 15-20 करोड़ है या नहीं है? और जोड़ों का दर्द किसी के नहीं है तो संभावना है कि जैसे ही वो 40-50 साल का, 60 साल का होगा तो उसको जोड़ों में दर्द होगा। और जोड़ों के दर्द को कौन सा रोग बोलते हैं? उसको बोलते हैं वात रोग। और इस वात रोग की कोई दवाई पूरी दुनिया में किसी कंपनी के पास नहीं है। क्या दवा देते हैं वो दवा देते हैं कि आपके जोड़ों में दर्द है तो आपको दर्द महसूस नहीं हो, इसके लिए पेन किलर देते हैं, स्टीरॉयड देते हैं, ताकि जोड़ मांसपेशियां उस नशे की हालत में, स्टीरॉयड के नशे में, उस झूठी ताकत के नशे में चलती रहे और मरीज को दर्द महसूस नहीं हो। अमेरिका में एक कंपनी है, उस कंपनी ने अफीम की दवा बना दी। डॉक्टरों को रिश्वत देकर अमेरिका में 20 करोड़ से ज्यादा डोज उस दवा की खिला दी और करोड़ों लोगों को अफीमची बना दिया। डॉक्टर को कहा रिश्वत देकर कि कह दो अफीम की लत लगती है, इस दवा की कोई लत नहीं लगती, इसका कोई नुकसान नहीं। लोगों ने उस दवा को खाया, अफीम है तो तलब लगेगी, लत लगेगी। एक दिन खाया तो आराम हुआ, दूसरे दिन डबल डोज खाई, तीसरे दिन तीसरी डोज खाई और करोड़ों लोग नशेड़ी बन गए। फार्मा कंपनियों ने अफीम की दवा क्यों बनाई? क्योंकि अफीम की दवा बनाएंगे, दर्द में राहत मिलेगी तो हमें करोड़ों रुपए कमाने का मौका मिलेगा। तो जोड़ों का दर्द का कोई उपचार पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। जब तक वात को नियंत्रित नहीं करेंगे जोड़ों का दर्द ठीक हो सकता है क्या? किसी को जोड़ों का दर्द है, रात को वो मूली खाएगा ठीक होगा, गोभी खाएगा ठीक होगा। तो हमने बहुत पहले सोचा, आज का साइंटिस्ट, कि जिसको जोड़ों में दर्द है उसको गोभी नहीं खानी चाहिए। ये रिसर्च हो सकती है क्या? गोभी में क्या है, कितना प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है, ये रिसर्च तो कर सकते हैं, लेकिन गोभी का प्रभाव 84 दिन बाद क्या होगा ये आज का साइंटिस्ट कर सकता है। खून में जाने के बाद उसका प्रभाव क्या होगा ये आज का साइंटिस्ट कर सकता है। तो जोड़ों के दर्द के WHO को 1990 में जोड़ों के दर्द की समस्या का पता लगा कि ये तो बहुत बड़ी समस्या पूरे दुनिया में। तो 2001 से लेकर 2010 तक उसने पूरे दशक को हड्डी रोग दशक घोषित कर दिया और उसने टारगेट लिया था 2001 में कि 2010 तक पूरी दुनिया से हम जोड़ों के दर्द का खात्मा कर देंगे। WHO कौन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका कार्यालय कहां पर है, मुख्यालय जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में, ये अपने आप को कहता है कि पूरी दुनिया में लोग कैसे ठीक होंगे उसकी ठेकेदारी हमारी है। मतलब हम पूरी दुनिया से बीमारियों का खात्मा करेंगे, पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाएंगे, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। 1948 में शायद WHO की स्थापना हुई थी, अगर मैं ठीक हूं तो 49-50 के आसपास हुई थी। तो इन 70 सालों में WHO ने कोई बड़ा काम किया हो ये हमें नजर नहीं आता। आप में से कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कह सकता है कि WHO ने पोलियो खत्म कर दिया, WHO ने वैक्सीन लगानी शुरू कर दी। कोई व्यक्ति यह भी कह सकता है कि WHO या एलोपैथी के आने के बाद जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एक व्यक्ति के जीवन जीने की जो अवधि है उसको बढ़ा दिया। लोग कहते हैं कि नहीं कहते कि एलोपैथी के आने के बाद जो औसत आयु है वो बढ़ गई? कहते हैं कि नहीं कहते? सुना होगा ना आपने भी। लोग लॉजिक देते कि औसत आयु बढ़ गई। पहले भारत के लोगों की औसत आयु 58 साल थी, अब 65 साल हो गई। और अमेरिका में लोगों की औसत आयु 75 साल है। कहते हैं कि नहीं कहते? अब लोगों के आंखों के ऊपर चश्मा आ जाता है कि एलोपैथी के बिना तो जीवन जीना मुश्किल है। देखो एलोपैथी ने तो लाइफ बढ़ा दी, औसत आयु बढ़ा दी। ये सब झूठ हैं जो फैलाए जाते हैं, सुसंगठित तंत्र के जरिए, मीडिया के जरिए फैलाए जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कोरोना की वैक्सीन से, कोरोना से बचाव हुआ क्या? वैक्सीन ने कोई काम किया? वैक्सीन से उल्टा लोगों को साइड इफेक्ट हुए, लोगों को हार्ट अटैक हुआ। लेकिन क्या पूरी दुनिया में या पूरे देश में आप वैक्सीन की कहीं शिकायत कर सकते हैं? आपके जिले में आप CMO के पास जाएं और ये कहें कि वैक्सीन से मुझे नुकसान हो गया, वो कहीं आपकी रिपोर्ट दर्ज करेगा?
आप फेसबुक के ऊपर बोल सकते हैं वैक्सीन का नुकसान होता है। फेसबुक के ऊपर आपने जैसे ही वैक्सीन का नुकसान होता है ये लिखा, फेसबुक आपकी पोस्ट को डिलीट कर देगा। करता है कि नहीं करता? एक आध व्यक्ति की है, कोई बैठा है यहां पे जिसकी पोस्ट डिलीट की हो? ये बैठे हुए हैं। मतलब आप बोल भी नहीं सकते, सुसंगठित दुष्प्रचार चल रहा है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उसने 4 वैक्सीन लगवाई है। कितनी वैक्सीन लगवाई है? और 4 के बाद भी उसको कोरोना हो गया। इसका मतलब वैक्सीन से कोरोना से बचाव नहीं हो सकता। वैक्सीन से तो केवल कंपनियों ने पैसे छापने का काम किया है। अभी देश की सरकारों की मजबूरी क्या है? अगर देश की सरकार में मान लीजिए मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं अगर वैक्सीन नहीं लगवाऊं तो WHO कहेगा कि आपके देश के नागरिकों को हम विदेश यात्रा नहीं करने देंगे, और आप अपने नागरिकों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वैक्सीन नहीं लगवाऊं मैं तो विपक्षी दल में मान लीजिए भास्कर जी ये कहेंगे कि देखो इन प्रधानमंत्री ने तो देश के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। मजबूरी है या नहीं है? तो उसी मजबूरी में आपको वैक्सीन लगवाई गई। और मजबूरी देखिए कि प्रधानमंत्री भी खुलकर बोल नहीं सकता। किसी भी देश का प्रधानमंत्री इन फार्मा कंपनियों की कठपुतली से ज्यादा नहीं है। उसमें भारत भी शामिल है, और उसमें भारत से मजबूत और ताकतवर अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति की हिम्मत नहीं है। अमेरिका में जो फार्मा कंपनियां हैं उनको बिग फार्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिग फार्मा या फार्मा माफिया। ये कंपनी इतनी ताकतवर है कि अमेरिका की हेल्थ मिनिस्ट्री को और अमेरिका के राष्ट्रपति को भी खरीद लेती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की हिम्मत नहीं है कि वो इन कंपनियों के खिलाफ जाकर कोई कानून बनाए। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं। आप कभी ये सोचें कि राकेश जी ऐसे ही भाषण दे रहे हैं। आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपको ये सारे बिंदु जो मैं बोल रहा हूं वो आपको सच्चे निकलेंगे। तो अमेरिका के अंदर भी फार्मा माफिया इतना ताकतवर है कि उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। WHO की बात कर रहे थे। ये जो WHO है, इस WHO को दिखावे में तो इसका काम है पूरी दुनिया से बीमारियों को खत्म करना, लेकिन एक्चुअल में इसका काम है पूरी दुनिया में फार्मा कंपनियों का प्रचार प्रसार करना, महामारी घोषित करना। हर 2, 4, 5 साल में WHO कोई नई महामारी ले आती है, और ये जो महामारियां और बीमारी है, कोरोना का वायरस है, ये भी नेचुरल नहीं था, ये भी आदमी का बनाया हुआ था। ये तो बहुत सी बात आपने सुनी होगी, और इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई झूठ हो। देखो, जब से धरती बनी है, अभी अंटार्कटिका में कई किलोमीटर नीचे खुदाई करके एक सैंपल लिया गया। अब वो जो सैंपल लिया गया बर्फ का, उसमें पता लगा कि अंटार्कटिका के बर्फ में 1 किलोमीटर नीचे कुछ वायरस मिले हैं, 30,000 साल पुराने वायरस। वैज्ञानिकों ने शोध किया कि ये वायरस पूरी धरती पे नहीं पाए जाते, 30,000 साल पहले कभी धरती पर थे और अंटार्कटिका में अभी मिले हैं। और जब वैज्ञानिकों ने और शोध किया तो ये पाया कि ये जो वायरस हैं, इनको अगर दोबारा से वातावरण दे तो ये जी सकते हैं। जितने वायरस हैं ये धरती के ऊपर हम जब आए ना, इंसान जब आया, उससे भी लाखों साल पहले आए थे। और धरती पर जब से आदमी आया है, आदमी के आसपास करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में वायरस रहे हैं। ये जो हमारा शरीर है ना, हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर हमारे पेट से लेकर हमारे पूरे शरीर में लाखों करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया हैं। हमारे शरीर का 70% हिस्सा अलग अलग जो हमारा जीनोम है वो अलग अलग प्रकार के बाहर के प्राणियों से बना हुआ है, बैक्टीरिया से, वायरस से बना हुआ है। तो ये वायरस तो जब धरती पर आदमी नहीं आया था उससे पहले थे, और धरती पर आदमी खत्म हो जाएगा, वायरस खत्म हो सकता है क्या? रहेगा ना वायरस। तो वायरस कभी खत्म नहीं हो सकता। हमारे पूर्वज थे, उनके समय में भी वायरस थे, और कोरोना के वायरस का कोई इलाज नहीं है। आपकी इम्यूनिटी ही कोरोना के वायरस का इलाज है। ठीक है या गलत है मेरी बात? वायरस अगर आया, वायरस काटेगा तो आपका शरीर के अंदर ऐसे सैनिक पैदा हो जाएंगे जो उस बीमारी से लड़े। इसी को वैक्सीन का नाम दिया जाता है। और वैक्सीन नहीं लगाई जाए तो नेचुरल तरीके से भी शरीर के अंदर ऐसे वायरस से लड़ने वाले सैनिक पैदा हो जाते हैं। कुछ लोगों को मेरी बात अटपटी लग सकती है,
एक बार लगेगी, जब थोड़ा गहराई में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो मनुष्य का अस्तित्व क्या है? वो वायरस से लड़ने के लिए नहीं बना। वायरस से जितना लड़ने की जरूरत है वो हमारा शरीर लड़ लेता है। और इस कमरे में मान लीजिए कोरोना का वायरस छोड़ दिया जाए, हम 500 आदमी बैठे हैं, इस कमरे में एक व्यक्ति जिसको कोरोना हो गया है वो यहां से घूमते हुए निकलेगा और सबके पास से निकले, और वो जाने के बाद तीसरे या चौथे दिन क्या सारे लोगों को कोरोना होगा? एक व्यक्ति जिसको सर्दी जुकाम है वो सबके पास से निकले, तीसरे दिन चौथे दिन जब लक्षण दिखते हैं तो क्या सबके पास वायरल के या बुखार के लक्षण दिखेंगे? सबके ऊपर असर अलग अलग होगा या नहीं होगा? असर अलग अलग इसलिए होगा कि सबकी इम्यूनिटी, जिसकी इम्यूनिटी मजबूत होगी उससे टकरा के वायरस मर जाएगा, और जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, जिसके शरीर में वायरस को मल्टीप्लाई होने का मौका मिलेगा, उसी के शरीर में वायरस मल्टीप्लाई होगा और उसके शरीर में बीमारी के लक्षण दिखेंगे। ठीक है या गलत है? मेरी बात से सहमत है कि नहीं है? ऐसे ही कोरोना तो सब जगह था, पहले भी था, लेकिन सबको कोरोना नहीं हो सकता। जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है उसी को कोरोना होगा। और हमारे महर्षि चरक और सुश्रुत ने हजारों साल पहले यह बता दिया कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना है। आज का वैज्ञानिक तो इम्यूनिटी को केवल भोजन के साथ जोड़ता है, हमारे महर्षि चरक सुश्रुत ने तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, इसमें सुबह कैसे उठे, रात को कैसे सोएं, इसके साथ साथ हमारा विचार क्या हो जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़े, यहां तक सारी चर्चा की है। WHO 1948 में बना। 1948 में बनने के बाद 30-40 सालों तक तो WHO को यह नहीं पता था कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या दें, मतलब हेल्थ क्या है। इसके ऊपर 30 सालों तक बहस चलती रही कि हेल्थ क्या है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि बीमारियों का नहीं होना स्वास्थ्य है। फिर वो ब्लड का टेस्ट करते थे, वो कहते थे कि तुम ठीक हो, और मरीज कहता था कि मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा, मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा, मेरा सोने का मन नहीं कर रहा, लेकिन डॉक्टरी भाषा में वो ठीक है। तो इसका मतलब उनकी जो हेल्थ की परिभाषा थी वो पूरी तरह से हेल्थ की परिभाषा भी परिष्कृत नहीं थी। और आचार्य चरक की आप दूरदर्शिता देखिए कि उन्होंने लाखों साल पहले हेल्थ की जो परिभाषा दी वो परिभाषा आज भी WHO की परिभाषा से अच्छी है। समदोष, समाग्निश्च, समधातु मल क्रिया, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वास्थ्य इत्यभिधीयते। अब ये देखो, भारत में चरक के स्वास्थ्य की परिभाषा स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए कि नहीं पढ़ाई जानी चाहिए? और जिसने ये परिभाषा पढ़ ली, इससे अच्छी पूरी दुनिया में हेल्थ की डेफिनेशन नहीं हो सकती। इसमें आत्मा की बात है, मन की बात है। तो ये जो एलोपैथी वाले कहते हैं ना कि हमने लोगों की आयु बढ़ा दी, ये सबसे बड़ा झूठ है। चरक ने हजारों साल पहले लिखा है। वो कहते हैं कि आयु 3 प्रकार की होती है। एक होती है दीर्घायु, कि लंबी आयु हो। फिर वो कहते हैं केवल दीर्घायु नहीं हो, दीर्घायु के साथ सुखायु हो, मतलब व्यक्ति लंबा तो जिए लेकिन दवाइयों के सहारे नहीं जिए, व्यक्ति की टट्टी कोई दूसरा साफ नहीं करे, सहारा देकर नहीं चलना पड़े। फिर वो तीसरा कहते हैं कि किसी व्यक्ति की आयु बड़ी हो, सुखायु भी हो, और लेकिन अगर उसके जीने का समाज को कोई लाभ नहीं मिले तो उसका जीना भी बेकार है, चाहे वो स्वस्थ हो। वो कहते हैं धरती पर भार है। तो वो कहते हैं तीसरा क्या लक्षण हो? हितायु हो, मतलब दूसरे का परोपकार करने वाला हो। अभी जो आयु बढ़ाने की बात करते हैं, अमेरिका और जापान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वहां 70, 80, 90 साल के ऐसे बूढ़े हैं जो अपने आप उठ नहीं सकते, जिनको खाना खिलाना पड़ता है, सलाइन चढ़ानी पड़ती है। दिखने को तो वो जीवित है, दीर्घायु है, लेकिन वो खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि हमें मर जाए तो हमें इससे पीछा छूटे, और वो कोई काम नहीं कर सकते। वो अपने परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर बोझ है। तो ऐसी दीर्घायु का कोई लाभ है? आज की दीर्घायु होनी चाहिए क्या, जिसमें रोज सुबह बीपी की दवा खाएं, डायबिटीज की दवा खाएं, दर्द की दवा खाएं, और उसके बाद बाथरूम तक जाने के लिए किसी का सहारा लेना पड़े? ऐसी दीर्घायु किसी काम की है? महर्षि चरक ने क्या कहा कि दीर्घायु हो, हितायु हो और सुखायु हो। तो उनका विजन देखिए। महर्षि चरक को प्रणाम करने का मन करता है या नहीं करता? आज के साइंटिस्ट
उनके नाखून के बराबर है। ये मेरी बात आपको सच लगी या नहीं लगी? और अभी तो मैंने आपको बहुत हल्की चर्चा की है। ऐसे 1,00,000 चीजें हो सकती हैं जो महर्षि चरक की आज के वैज्ञानिकों से ज्यादा ऊपर है।